तो पंचकर्मा, पहले पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पंचकर्मा के बारे में पूछेंगे कि पंचकर्मा क्या है। तो इधर मेंशन नहीं कर रखा, आप लिखो कि जो जिन दोषों को हम जो है वो निकटतम मार्ग से निकालते हैं। टोटल टर्म आप लिखोगे निकटतम पर्याय शोधन। पंचकर्म क्या है? एक पर्याय शोधन है, पूर्ण शोधन नहीं है। तो पहले क्वेश्चन इधर ही बन जाएगा कि पंचकर्म पूर्ण शोधन है, पर्याय शोधन है। ठीक है, तो पंचकर्म क्या है? इधर लिख रही हूँ मैं, पर्याय शोधन। जो निकटतम मार्ग से दोषों को निकालता है। ठीक है। उसके बाद है पंचकर्माणि। पहला श्लोक देखेंगे। पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विरेचेत। ठीक है, तो ये श्लोक जो है वो इसको हाईलाइट कर लेना। ये चरक सूत्र 2 से लिया गया है। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक में आता है। पंचकर्मी कुर्वेत, इधर फिल इन द ब्लैंक दिया होगा। और इधर क्या भरना है? मात्रा और काल। मात्रा काल का विचार। और एक क्वेश्चन साथ में बनेगा कि मात्रा और काल का विचार किससे करते हैं। तो मात्रा और काल का विचार हम किससे करते हैं? युक्ति प्रमाण से। जब चरक संहिता करेंगे ना, उसके सेकंड चैप्टर में दे रखा है, उस श्लोक में मिल जाएगा। तो पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विराच्येन। इसमें मात्रा काल याद रखना है। और मात्रा काल किसकी उपेक्षा करता है? युक्ति की उपेक्षा। ओके। अब क्वेश्चन बनेगा कि चरक संहिता में पंचकर्म शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ आया है। तो जो चरक सूत्र 2 है, अपमार्ग तंडुलीय अध्याय, वहां पे पंचकर्मा का सबसे पहले वर्णन आया है। ठीक है, तो इसका श्लोक लिख लो। एक पंच पहले सर्वप्रथम वर्णन कहाँ आया है? चरक सूत्र, चरक सूत्र 2 में। इसका श्लोक लिखो। ये जो इधर है ना, पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विरेचेन, ये इसका आ जाएगा 2 में। और उसके बाद वर्णन कहाँ आया है? चरक सूत्र 6 में। चरक सूत्र 6 में। अब इसका श्लोक लिखेंगे। तस्माद, तस्माद वसंते कर्माणि वमनादीनि कार्येत। ये जो वमनादि है ना, इससे पंचकर्मा लिया गया है। तो तस्माद वसंते कर्माणि वमनादि कार्येत। लिख लिया। यस। तो पहला कहाँ आ गया वर्णन? सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पे आया है? चरक सूत्र 2 में। और इसके चैप्टर का नाम भी पता होना चाहिए, अपमार्ग तंडुलीय। और चरक सूत्र 6 के चैप्टर का नाम भी साथ में लिख लो। तस्य शीतिय, तस्य शीतिय अध्याय। उसके बाद चरक में कहाँ पे वर्णन है? तो चरक सूत्र 28 चैप्टर में। उधर की किस श्लोक की फॉर्म में दिया गया है? श्लोक चरक सूत्र 28, विविध शीत पीतीय अध्याय है। विविध शीत पीतीय अध्याय। तो उसमें श्लोक लिखेंगे। अस्थापन आश्रयाणाम, स्थापन बस्ती होती है ना, तो स्थापन आश्रयाणाम व्याधि नाम
आस्त्य आश्रय नाम व्याधि नाम पंचकर्माणि भेषज। तो चरक में कहाँ कहाँ वर्णन है? एक, चरक सूत्र 2 में, जो क्या श्लोक था? पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विरच्येन। उसके बाद चरक सूत्र 6 में है, चैप्टर का नाम है तस्य शीतीय अध्याय, उसमें श्लोक है तस्माद वसंते कर्माणि वमनादीनि कार्येत। ओके। उसके बाद है चरक सूत्र 28 में, तो स्थापन आश्रयाणाम व्याधीनाम पंचकर्माणि भेषज। इस चैप्टर का क्या नाम है? विविध शीत पित्तीय। तो पंचकर्मा का वर्णन हमें कहाँ कहाँ मिलता है? इन 3 चैप्टरों में। और सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पे मिलता है? चरक सूत्र 2 में। ओके। सर्वप्रथम वर्णन चरक सूत्र 2 में। मात्रा काल विर, विराचेन, ये याद रखना है। और मात्रा काल किसकी अपेक्षा करता है? युक्ति की। ओके, लिख लिया? ठीक है, तो अभी तक जो किया उसमें ये याद रखना है, अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, अगर पंचकर्मा के बारे में डिटेल पूछ ली कि पंचकर्मा के बारे में बताओ, तो शुरुआत इस श्लोक से करेंगे, कि वो फिर बताएंगे इसका वर्णन कहाँ कहाँ आया है। उसके बाद वमन रेचनम नस्यम निरूह अनुवासनम। अब ये एक श्लोक है षाढ़ंगर जी का, और एक श्लोक है भाव प्रकाश जी का। हमने श्लोक नहीं याद रखना है, बस इसका डिफरेंस याद रखना है। अगर श्लोक दिया हो तो पता होना चाहिए कि ये षाढ़ंगर जी का श्लोक है कि भाव प्रकाश जी का श्लोक है। तो षाढ़ंगर के श्लोक में क्या है? सीधा सीधा दे रखा है, वमन विरेचन नस्य निरूह और अनुवासन। एक याद हो गया। अब भाव प्रकाश में कैसे याद रखेंगे कि मतलब प्रकाश जो है वो उल्टा पड़ गया। प्रकाश क्या पड़ गया? उल्टा। तो जो हमने इधर पढ़ा, इधर क्या आ जाएगा? वमन विरेचन तो कॉमन रहेगा, उधर भी ये था। अब हम उल्टे से शुरू हो जाएंगे, पहले अनुवासन, फिर निरूह, और फिर नावन मतलब नस्य। तो षाढ़ंगर का हमने सीधा सीधा कर लेंगे, और प्रकाश क्या पड़ जाएगा? उल्टा। तो इसके श्लोक कैसे हो जाएगा? जो षाढ़ंगर जी ने शुरू में माना है, मतलब वमन विरेचन के बाद, वमन विरेचन दोनों में क्या है? कॉमन। ओके। तो क्या क्या है ये षाढ़ंगा जी का? वमन विरेचन अनुवासन वस्ति निरूह वस्ति और नस्य, ये पंचकर्म के अंदर आते हैं। ओके। अब अष्टांग हृदय का श्लोक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो पारिक प्रीवियस ईयर है उसमें भी ये क्वेश्चन है एज इट इज, कि निरूहो वमनम काय शिरोरेको अस्त्रिक विश्रुति। तो निरूह वमन, निरूह वस्ति, ये टेबल है ना, इधर इधर समझ आएगा ये, कि वमन काय, काय से उन्होंने विरेचन को माना है, काय विरेचन। ठीक। वमन काय विरेचन, फिर उसके बाद है शिरो, शिरो विरेचन, जिसको हम नस्य भी कहते हैं। ओके। और बस्ती और असरिक विश्रुति मतलब रक्त मोक्षण। असरिक क्या होता है? रक्त। तो मेन अभी इसमें क्या याद रखना है? एक तो षाढ़ंगर जी का डिफरेंस, और भाव प्रकाश जी का डिफरेंस। षाढ़ंगर का सीधा सीधा है, और भाव प्रकाश का प्रकाश क्या पड़ जाएगा? उल्टा। ओके। उसके बाद इसकी परिभाषा दी है कि पंचकर्म शरीर शोधन की प्रक्रिया है, जिसके प्रयोग से रोग उत्पादक मल दोष विष विजातीय द्रव्य और अधारणीय पदार्थों को शरीर से प्राकृतिक और समीपस्थ मार्ग से बाहर निकाला जाता है। तो हमने पढ़ा था कि किस मार्ग से? जो निकटतम मार्ग होता है, सबसे पास का जो मार्ग है, वहां से निकाला जाता है। और क्या होता है ये पंचकर्म जो है? प्राय शोधन है, ना कि पूर्ण शोधन। ओके। तो इस बार क्वेश्चन एमडी 2024 में आया था कि पंचकर्मा, 4 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग में था ये, कि पंचकर्मा इज ए सर्जिकल प्रोसीजर,
पंचकर्मा इज ए पैरासर्जिकल प्रोसीजर। वो नहीं, पंचकर्मा नहीं, वो जो छठ क्रिया काल है ना, उसके ऊपर था वो क्वेश्चन। अभी नहीं इसको याद रखेंगे, जो भी मैंने बताया है ये पैरासर्जिकल वाला। ठीक है। अब उसके बाद पूर्व कर्म। कितने कर्म होते हैं? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो पूर्व कर्म में पता ही है कि क्या आता है, स्नेहन और स्वेदन और पाचन दीपन औषधियां। स्नेहन और स्वेदन। अब क्वेश्चन इधर बनेगा कि पंचकर्मा का अवस्थाओं के अनुसार किसने वर्णन किया है? लिखेंगे, पंचकर्मा का अवस्थाओं के अनुसार किसने वर्णन किया है? पंचकर्मा का अवस्थाओं के अनुसार वर्णन किया है डल्हन जी ने, आचार्य डल्हन जी ने। एक टेबल बनाओगे ऐसे, अवस्था के अकॉर्डिंग ऐसे टेबल बना लो, जहां भी साइड में जगह मिले। इधर लिखेंगे प्रथम अवस्था, इधर द्वितीय अवस्था और इधर तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो प्रथम अवस्था में सबसे पहले क्या आएगा? पूर्व कर्म। ठीक है, तो अडलहन जी ने क्या है कि जो अवस्थाओं के अकॉर्डिंग जो है वो पंचकर्मा का वर्णन किया है। उसने तीन अवस्थाएं दी हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और आगे इनके भी सब टाइप्स दिए हैं। इतना डीप तो नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे कि कौन सी प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, ये जो है वो किसने मानी हुई है अवस्था के अकॉर्डिंग। पर पढ़ना हमने सारा है कि पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या आया है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी वो पूछ सकते हैं आजकल। क्वेश्चन वैसे भी जो अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं वहां से ज्यादा आते हैं। तो इधर प्रथम में पहले पूर्व कर्म के अंदर लिखेंगे क्या क्या है। पूर्व कर्म, पूर्व कर्म में सबसे पहले लिखो दीपन, पाचन, दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन। दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। तो अभी तक देखने वाली चीज क्या है कि जो वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण है, जो कि हमारे प्रधान कर्म है, इनको आचार्य डल्हन जी ने जो प्रथम अवस्था के पूर्व कर्म के अंडर लिया गया है। तो फोकस मेन इस पे होना चाहिए। ये आ गया प्रथम अवस्था का पूर्व कर्म। अब जो ये बनाया है टेबल, ये पूर्व कर्म ऐसे। अब इधर लिखो प्रधान कर्म। प्रधान कर्म में क्या आएगा? पाटन, रोपण आदि कर्म, जो हम अष्टविध कर्म नहीं पढ़ते हैं, जैसे सुश्रुत में करते हैं। पाटन, भेदन, रोपण, रोपण आदि कर्म सारे ही आ जाएंगे इधर प्रधान कर्म में। ये प्रधान में ये आ गया। उसके बाद लिखेंगे पश्चात। ये अभी हमारा प्रथम अवस्था ही चली है, जिसमें हमने पूर्व कर्म किया, प्रधान किया। अब पश्चात, पश्चात में क्या आएगा? बल, वर्ण, अग्नि को बढ़ाने की चिकित्सा करेंगे हम पश्चात कर्म में। कॉमन है कि सारा ट्रीटमेंट करा के हमारी अग्नि भी कम हो जाती है, बल भी हमारा कम हो जाता है। तो बल और अग्नि को बढ़ाने की चिकित्सा हम किस में करेंगे? पश्चात कर्म में। ओके, ये हो गया हमारा दलहन जी के अवस्था के अकॉर्डिंग पंचकर्मा का प्रथम अवस्था का पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म।
शुरू शुरू में घबराना नहीं है, ये बार बार रीड करोगे ये चीजें वैसे ही याद हो जाएंगी, अभी तो शुरुआत है, अभी काफी टाइम पड़ा है। ओके। अब ये आ गया हमारा। अब द्वितीय कर्म करेंगे। द्वितीय अवस्था में, अब द्वितीय अवस्था के पूर्व रूप पूर्व कर्म में क्या आएगा? द्वितीय अवस्था के पूर्व कर्म में, तो पूर्व कर्म में आएगा संचय, प्रकोप, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय। ये किस में आएगा? ये चार अवस्थाएं, ये किस में आएंगी? द्वितीय अवस्था के पूर्व कर्म में। टेबल बना लेना, जो हमने खुद से बनाया होता है टेबल, फिर हाईलाइट करने में भी आसानी रहती है। हाईलाइट चीजें इसको बाद में क्लास के बाद अलग पेन से कर लेना कि ये प्रथम अवस्था का था, ये द्वितीय अवस्था का था, तृतीय अवस्था का अलग पेन से मार्क कर रखना ना अपने पास। फिर जो टेबल बनता है वो दिमाग में भी छप जाएगा, डेली रिवीजन करोगे तो। अब इसके प्रधान कर्म में क्या आएगा? रोग इसमें ये आगे हमारे संचय, प्रकोप, प्रसर और संतान संश्रय। ठीक है। अब प्रधान कर्म में क्या आएगा? इससे ही रिलेटेड है, इसमें तो सब कुछ हो गया। अब इसमें आएगा रोग उत्पत्ति के बाद, मतलब ऊपर ये पूर्व रूप अवस्था तक आ गया ना हमारा, संतान संश्रय तक। अब रोग उत्पत्ति के बाद जो होगा वो प्रधान कर्म में आएगा। इतना लिख लो, प्रधान कर्म में रोग उत्पत्ति के बाद। और पश्चात कर्म में जो रोग उत्पत्ति हुई थी उसके बाद क्या हुआ कि शांत हो गया, उसके बाद पुनः उद्भव हो गया, मतलब रोग उत्पत्ति के बाद पुनः उद्भव। जो ऊपर रोग उत्पत्ति हुई थी, पश्चात कर्म में क्या हुआ कि रोग उत्पत्ति, जो हम रोग का ट्रीटमेंट हमने पूरा ही कर लिया बट वो फिर दोबारा से उत्पन्न हो गया, तो वो हमारा पश्चात कर्म में आएगा। रोग उत्पत्ति के बाद आएगा प्रधान कर्म में। पश्चात कर्म में क्या आएगा? रोग उत्पत्ति के बाद पुनः उद्भव हो जाना। ठीक है, वो चीज देखेंगे पश्चात कर्म में कि जो रोग उत्पत्ति हुई थी वो दोबारा से ना हो पाए। ठीक है, पुनर्उद्भव उसका दोबारा से ना हो, वो हम पश्चात कर्म में देखेंगे। समझ में आ रहा है? एक बार बता दो, मैं तो फिर से रिपीट कर देती हूँ। और सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रहा है मैम समझ में। ओके। हेलो। ओके ओके। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड अवस्था का, द्वितीय अवस्था का पूर्व रूप, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म आ गया। ठीक, पूर्व कर्म में संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय। प्रधान कर्म में लिखेंगे रोग उत्पत्ति के बाद। पश्चात कर्म में क्या लिखेंगे? रोग उत्पत्ति के बाद पुनः उद्भव ना हो, वो देखने के लिए पश्चात कर्म की जरूरत है। उसके बाद ये आएगी हमारी थर्ड अवस्था। थर्ड अवस्था, अब थर्ड अवस्था में क्या आएगा? पूर्व कर्म, इसमें वो सिंपल जो आता है, पाचन, स्नेह, स्वेदन, पूर्व कर्म में आ जाएगा। पाचन, स्नेहन और स्वेदन। और प्रधान कर्म में जो पंच कर्म आते हैं, जो हम करते हैं, जो थर्ड अवस्था है, जो नॉर्मल पंच कर्म में हम करते हैं ना, कि पूर्व रूप में पाचन, स्नेहन, स्वेदन करेंगे, फिर प्रधान कर्म में वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, रक्त मोक्षण करेंगे, और पश्चात कर्म में जो संसर्जन कर्म है, पेया विलेपी आदि कर्म, वो आ जाएगा। थर्ड अवस्था हमारी नॉर्मल है। फर्स्ट और सेकंड पे हमने ध्यान देना है कि किस पूर्व कर्म में क्या क्या है। मेनली जो है वो प्रथम अवस्था का जो पूर्व कर्म है ना, जहाँ पे पंचकर्मा दिया गया है,
वो याद रखना है कि पंचकर्मा प्रथम अवस्था का डलहन जी ने पूर्व कर्म के अंदर ही ले लिया है। ठीक। साथ साथ में नोट्स में ही लिख लेना, क्योंकि आगे चल के बहुत से लोग बहुत सी जगहों के और भी ज्यादा नोट्स मिलेंगे। तो नोट्स इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता, नोट्स में जितना मटेरियल इकट्ठा एक जगह लिख लेंगे ना, ऐसे तो लाखों नोट्स होंगे हर किसी के अपने अपने, ये भी किसी के हैं। फिर तो जो साथ में मटेरियल है वो एक जगह लिख लेना, क्योंकि नोट्स वो ही अच्छे हैं जहाँ पे सारा मटेरियल एक साथ मिल जाए। कुछ छूट जाए तो पूछ लेना। ओके। अब देखो, इतने से ही पोर्शन में कितनी सारी चीजें थी ऐड करने की, वो सारी लिख ली एकदम। उसको जाके अच्छे से रिवाइज करना, और कल जैसे अगली क्लास में आओगे तो वो पिछला सुना जाएगा, तभी पता चलेगा कितना याद हो रहा है। अभी तो नॉर्मल नॉर्मल ही चला है सब। पूर्व कर्म हो गया, अब ये टेबल देखेंगे। अब इधर से सुश्रुत काट लेंगे। सुश्रुत नहीं है, क्योंकि सुश्रुत जी ने तो नकरक मोक्षण माना है ना, इधर गलत लिख दिया हुआ है। ये काट दो। इधर लिखो सुश्रुत, दलहन जी स्लैश सुश्रुत। प्यूरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पहले जो डेफिनेशन, फिर कहाँ कहाँ इसका वर्णन है। ठीक। दलहन का बता दिया कि अवस्था के अकॉर्डिंग उसने दिया हुआ है। थ्योरी भी साथ साथ में हो जाएगी। एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पंचकर्मा के लिए, और एक्स्ट्रा आचार्य भी साथ में ऐड हो जाएंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा प्रेजेंटेबल होते हैं। तो इसको जो साथ साथ में कर रहे हैं फोर्थ ईयर में, तो इसको बोझ नहीं समझना है, क्योंकि ये चीजें जो पढ़ते हैं फाइनल पेपर में जाके यही काम आती हैं। एक्स्ट्रा आचार्य भी हो जाते हैं हमारे पास, क्योंकि सभी ने तो सेम सेम ही लिखा होगा कि हाँ इसने पांच पंचकर्म कौन कौन से होते हैं। अब जो यूनिक लिखेगा उसको नंबर भी ज्यादा मिलेंगे, उसकी प्रेजेंटेशन भी ज्यादा अच्छी होगी। ओके। तो सुश्रुत काट लो इधर से। अब प्रकाश षडांगर जी और चरक जी ने क्या माना है? वमन, विरेचन, अनुवासन बस्ती। जो बस्ती है उसको दो में डिवाइड किया है, अनुवासन बस्ती और निरूह बस्ती में, और नस्य। और दलहन जी और सुश्रुत जी ने क्या माना है? वमन, विरेचन, बस्ती एक ही कर दी उन्होंने, अनुवासन निरूह बस्ती अलग अलग नहीं की। बस्ती कॉमन एक मानी। इन्होंने एक्स्ट्रा क्या माना है? रक्त मोक्षण। अब उसके बाद है भागवत जी। इन्होंने वमन, काय विरेचन, निरूह बस्ती, सिरो विरेचन जिसको नस्य भी कहते हैं, और रक्त मोक्षण। ओके। ये हो गया टेबल। अब नेक्स्ट देखेंगे। पंचकर्मा में प्रयोज्य कर्मों की परिभाषा, सबसे पहले क्या आएगा हमारा? वमन। तो ये छोटी छोटी कोटेशनें लर्न कर लेना, पेपर के लिए भी ठीक रहेगा। तत्र दोष हरणम ऊर्ध्व भागम वमन संज्ञकम। ठीक। जो मुख मार्ग से बाहर, ऊर्ध्व मार्ग से दोषों को बाहर निकालते हैं उसको हम वमन कहते हैं। तत्र दोष हरणम ऊर्ध्व भागम वमन संज्ञकम। ओके। उसके बाद विरेचन है, अधोभाग विरेचन संज्ञकम। और उभय मार्ग, जो वमन और विरेचन है ना, उनको अगर उभय मार्ग से निकालते हैं उसको संज्ञा क्या दी गई है? विरेचन। अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि उभय मार्ग वा शीलम विरेच्याद, तो ऑप्शन में होगा वमन, विरेचन, बोथ, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या लगेगा कि अगर दोनों मार्गों से दोषों को निकाल रहे हैं, वमन और मतलब उर्ध्व से भी और अधो से भी, तब भी उसको क्या संज्ञा दी जाती है? विरेचन संज्ञा। याद रखना इसको। उधर्व से जो निकालेंगे वो वमन, अधो से जो निकालेंगे वो विरेचन। पर अगर उधर्व और अधो दोनों को एक साथ निकालें तो उसको संज्ञा क्या दी जाती है? विरेचन संज्ञा।
इंपॉर्टेंट श्लोक है। उसके बाद है बस्ती। बस्ती नाम दीयते इति बस्ती। बस्ती द्वार मतलब जो मूत्राशय द्वार है, जो बस्ती का द्वार है, वहां से औषधियों को अंदर प्रविष्ट करने को क्या कहते हैं? बस्ती। ठीक है, इधर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद है नेक्स्ट, नस्य। तो नासा छिद्रों से दी जाने वाली चूर्णित अथवा द्रवित औषधियों को, अब जो प्रधमन नस्य होता है, अवपीड नस्य हो मतलब जो निचोड़ के जो स्वरस से देते हैं, प्रधमन जो चूर्ण से नस्य देते हैं, वो आ जाएगा। वो आगे इनके जो टाइप्स पढ़ेंगे ना, तब पता चल जाएगा। ओके। उसके बाद है रक्त मोक्षण। अब ये इंपॉर्टेंट है। तो रक्त मोक्षण पहले तो इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्वेश्चन इस पे बनेगा। तो अशस्त्रकृत और शस्त्रकृत। ठीक। अशस्त्रकृत और शस्त्रकृत। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा कि शस्त्रकृत में कितने, शस्त्रकृत के कितने टाइप्स हैं और अशस्त्रकृत के। तो ऐसे पूछेंगे कि प्रच्छान किसका टाइप है, अशस्त्रकृत में आता है कि शस्त्रकृत में आता है, या प्रच्छान जो है वो किसका टाइप है, तो रक्त मोक्षण का सीधा सीधा आ जाएगा। शस्त्रकृत में आता है कि अशस्त्रकृत में आता है, तो शस्त्रकृत में आता है। ऐसे। तो जो सिराभेद और प्रच्छान है वो किस में आता है? शस्त्रकृत में। ओके। सिराभेद मतलब सर्व शरीरगत दोषों को, इस बार क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में भी आया था ये, कि ये सारा ही मैच दिया था उन्होंने, कि उधर जलोका से हम पित्त दुष्ट होता है तब निकालेंगे, अलाबू में कफ, तो श्रृंग, अलाबू, जलोका, श्रृंग वात दूषित रक्त निकालते हैं इससे, जो वात दूषित प्रकृति के होते हैं। जलोका पित्त दुष्टि में यूज करते हैं, और अलाबू कफ दुष्टि में। ये किसके अंदर आए? हमारे अशस्त्रकृत के अंदर। और शस्त्रकृत के अंदर क्या आएगा हमारा? सिराभेद और प्रच्छान। ठीक। तो सिराभेद से, सौ से सिरा, सौ से सर्व शरीर, सर्वगत दोषों का निर्हरण करता है ये। ओके। और प्रच्छान, रक्त जो पिंडित होते हैं, अब प से पिंडित और प से प्रच्छान। पिंडित भूत दोष होंगे तो प्रच्छान, स से शिरा, स से सर्वगत। सर्वगत होंगे तो सिरावेद का यूज करेंगे। इधर लिखा है ना जलोका पित्त दुष्टि में, आगे चल के हम नाड़ी पढ़ेंगे। तो जो वातज नाड़ी होती है ना, कि वो किसके समान होती है, तो वहां पे जो वातज नाड़ी है साइड में लिख लो नोट के फॉर्म में एक्स्ट्रा, कि जो वातज नाड़ी है वो जलोका के समान गति होती है उसकी। बट जो रक्त मोक्षण है, जलोका पित्त दुष्टि, जो रक्त होता है जलोका द्वारा निकाला जाता है। ठीक। उसके बाद ये पंचकर्म चिकित्सा के सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक सुश्रुत जी का है, सुश्रुत चिकित्सा में वर्णन है। देखो, इधर से ही चीजें याद कर लेनी कि जब संहिता पढ़े ना तो ऐसा लगे कि यार ये तो हमने कर रखा है, मतलब इजिली याद हो रहा है। अब क्वेश्चन इधर से क्या बनता है? अगर क्षीण दोष होंगे, दोषा क्षीणा, तो हम उनमें क्या कर्म करेंगे? तो कंफ्यूजन कहाँ होती है? एक तो कुपित और एक वृद्ध। कुपित भी बड़ा हुआ, वृद्ध भी बड़ा हुआ, तो इसमें कंफ्यूजन होती है। याद ये रखना है, देखो हाईलाइट भी है। तो अगर दोष क्षीण है तो वहां पे हमने क्या करना है? ब्रीहण। पता है कि कोई क्षीण है तो उसका हम ब्रीहण करेंगे। ओके। कुपित दोष अगर जो है वो कुपित है, मतलब कुपित मतलब कि अगर वो थोड़ा सा भी मतलब बढ़ गया हुआ है, वृद्ध का मतलब तो होगा कि मतलब बढ़ ही गया है। कुपित मतलब अब मान लो एक है, उस दो दो में पहुंच गया है, मतलब जो नॉर्मल होना चाहिए वो नॉर्मल नहीं है, कुपित हो गया है। तो उसको हमने क्या करना है? शांत करना है। और वृद्ध का मतलब अब एक है, वो दो तीन चार, कहाँ तक छूटा आपका? मैं वो वातज नाड़ी जलोका। अच्छा।
तो इसमें क्या बताया था कि नाड़ी में जो गति होती है, मतलब कि जो ना हम आगे चल के नाड़ी पढ़ेंगे, तो जो वातज नाड़ी है उसकी गति क्या है, जलोका के समान होती है। बट यहाँ पे जो पित्त दुष्टि है, जो रक्त है पित्त दुष्टि से रक्त दूषित है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, जलोका का। उसके बाद मैंने बोला कि ये जो है ना श्लोक, पंचकर्म चिकित्सा के सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत चिकित्सा 30 का है, और इधर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो साथ साथ में इधर ही लिख लेना कि बाद में संहिता पढ़े तो ऐसा ना लगे कि, संहिता पढ़ते टाइम ऐसा लगना चाहिए कि ये तो हमने कर लिया है संहिता से, सिर्फ अब हम रिवाइज कर रहे हैं। क्योंकि जो नोट्स भी अच्छे से कर लेगा ना, इधर हर चीज मेंशन है, और जो मेंशन नहीं है वो साथ में लिखा देते हैं। आधा जो सर आपको कराएंगे जब संहिता, उधर कवर हो जाएगा, अच्छे से तैयारी हो जाती है। ठीक है। तो दोष क्षीणा, अब पता है कि दोष, क्वेश्चन कैसे आएगा कि दोष क्षीण है तो हम उनमें क्या कर्म करेंगे। तो दोष क्षीण है तो हम उनमें ब्रीहण कर्म कर्म करेंगे, ये तो चलो हो गया ठीक। अब कंफ्यूजन कहाँ होती है, कुपित और वृद्ध में। तो इधर लिखा है कुपित भी मतलब बढ़ गया, वृद्ध भी मतलब बढ़ गया। तो कुपित का मतलब इधर ये है, मान लो एक है, वो दो पे पहुंच गया। ठीक है, एक स्केल है, एक दो तीन चार पांच नंबर तक, वो दो पे पहुंच गया, मतलब वो कुपित हुआ है। तो अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया है, उसको हमने क्या करना है, शांत करना है। और वृद्ध का मतलब है एक पे था और सीधा वो पांच पे पहुंच गया। तो इसको लाने में भी मुश्किल होगी, पहले चार पे लाओ, फिर तीन पे लाओ, फिर दो पे लाओ, फिर एक पे लाओ, तब जाके शांत होगा। तो हमने क्या करना है, कुपित मतलब वो जरा सा भी कुपित हो गया है तो उसको हमने जल्दी जल्दी शांत कर देना है, प्रशम्यति। और जो वृद्ध है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, तो पांच के बाद हम पीछे नहीं लाएंगे, उसको सीधा बाहर निकाल देंगे। मतलब वृद्धा निर्हरितव्या, ये याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पंचकर्मा का प्रयोजन, ये श्लोक सेम टू सेम भागवत जी में भी है। जब सर संहिता कराएंगे तो कंपेयर कर लेना, उसके साथ सेम ही है श्लोक, या तो विसर्गों का फर्क होगा तो मात्रा का फर्क है उसमें। दोषा कदाचित कूपयन्ति जीता लंघन पाचनई, जीता संशोधने ये तु न तेषां पुनरुद्भवः। ठीक। शमन चिकित्सा के प्रयोग से रोग जो है वो एक बार ठीक हो जाते हैं, किंतु उनके पुनः उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसका मतलब ये है कि जो हम शमन लंघन पाचन जो चिकित्सा करते हैं, शमन चिकित्सा, उससे दोष ठीक तो हो जाते हैं, बट वो दोबारा से फिर से उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसी संभावना रहती है। पर जो दोषों को हम संशोधन पंचकर्मा से जीतते हैं, वो दोष दोबारा उत्पन्न नहीं होते। इस श्लोक का मतलब ये है। ओके। इसको भी देख लेना श्लोक को, या तो लर्न हो जाए तो कर लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको फ्लो में करना। दोषा कदाचित कूपयन्ति जीता लंघन पाचनई, जीता संशोधने हेतु न तेषां पुनरुद्भवा। होता है तो कर लेना, नहीं तो इसकी ये हिंदी कर लेना अच्छे से। अब पंचकर्म उपरांत परिहार काल, अब जैसे हमने पंचकर्मा कर लिया है, तो हमने अब परहेज करना है, तो वो कितने काल का होना चाहिए। तो चरक जी ने क्या बोला है, द्विगुण काल तक। ठीक। जितने काल तक हमारा पंचकर्मा का प्रोसीजर चला है, उससे दो गुना काल तक हमने क्या करना है, परिहार काल मतलब परहेज करना है, सारे पथ्य का पालन करना है। और सुश्रुत जी ने एक माह बताया है, या तो एक माह तक परहेज करो, या तो पुनः जब तक बल नहीं आ जाता तब तक हमने पथ्य का पालन करना है। ओके। तो ये हमारी पंचकर्मा की आज नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुई है कि इसमें क्या क्या कर्म आते हैं। एक चीज लिख लो, जो ऊपर मैंने लिखाया था ना कि चरक में कहाँ कहाँ वर्णन है इसका, एक सुश्रुत भी लिख लो, सुश्रुत चिकित्सा 13th चैप्टर जो मधुमेह चिकित्सा है, वहां पे भी श्लोक आता है एक, वहां पे भी पंचकर्मा का वर्णन किया गया है। उधर ऐसे है कि अगर कोई रोग पंचकर्मा से ठीक ना हो, मतलब मधुमेह के लिए कहा गया है कि ठीक ना हो, तो वहां पे शिला जतु का प्रयोग कर सकते हैं हम। कर क्या सकते हैं, करेंगे। ये एक कहाँ वर्णन है पंचकर्मा का, सुश्रुत में, सुश्रुत चिकित्सा 13th मधुमेह चिकित्सा में। ओके। और एक श्लोक लिखो, पंचकर्म गुणा अतीत, पंचकर्म
गुणा अतीत श्रद्धावतम। पंचकर्म गुणा अतीतम श्रद्धावतम कुष्ठिनाम। तो ये श्लोक कुष्ठ के लिए कहा गया है। ऐसा ही हम आगे चल के उरुस्तम के लिए पढ़ेंगे। जब उरुस्तम करेंगे चर्क चिकित्सा में, उरुस्तम में है ना कि पंचकर्मा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, उधर भी श्लोक ऐसा आया गया है। बट जो कुष्ठ है उसके श्लोक में क्या है, पंचकर्म गुणा अतीत। गुणा अतीत जहां पे आएगा, अतीत से याद रख लेना कि जो कुष्ठ है, जो लेप्रोसी है, वो अगर हेरिडिटरी है तो मतलब जेनेटिकली वो आगे भी चलती है। मोस्टली उसके चांस होते ही होते हैं। तो अतीत में अगर किसी को हुआ होगा तो बाद में भी होगा, ऐसे याद रख लेना। तो जहां पे पंचकर्म गुणा अतीत आएगा, वो किसके लिए कहा गया है, कुष्ठी नाम, मतलब कुष्ठ के लिए। ओके। तो ये हुआ हमारा पंचकर्मा। अब कल से हम क्या करेंगे, स्नेहन जो हमने अभी इंट्रोडक्शन में वन बाय वन हम अभी सबको पढ़ेंगे। ओके। तो जो आज कराया है उसको अच्छे से लिख लेना।